डियर स्टूडेंट, मैं बी.आर. सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर इन सेंट्रल एकेडमी गुड्डापुर जी। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने घर पे सब सह कुशल होंगे। अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे 10वीं के रिजल्ट आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ उस रिजल्ट में आप सबके अच्छे नंबर आए होंगे। अब 10वीं के रिजल्ट के बाद में हर स्टूडेंट के सामने अपने सामने अपना भविष्य चुनने की जिम्मेदारी आ जाती है। अब अपने को ये देखना है कि मैं कौन से क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या कौन से क्षेत्र में जाऊँ, कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपके अच्छे नंबर आए इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ कांग्रेचुलेशन, या मैं कहूँ कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब देखो, अपने को बात हम ये करेंगे कि अब अपने को क्या करना है, यानी 10वीं के रिजल्ट के बाद अब अपने को कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, कैसा सब्जेक्ट रहेगा, अब किस सब्जेक्ट में क्या भविष्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब अपने जैसे मान लो हमने 10वीं में अपने अच्छे परसेंटेज आ गए, अपनी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई कि 10वीं तक अपने अच्छे परसेंटेज बन गए। अब अपने को अपना जो लाइफ है उसको किस दिशा में लेके जाना है, इसके लिए अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट चुनाव करना है। सब्जेक्ट चुनाव करते समय अपने को ये देखना, अपनी अभिरुचि का भी ध्यान रखना है कि हम कौन से क्षेत्र में अपनी रुचि है और हम कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट हैं, यानी अधिकतर स्टूडेंट की कामना होती है कि मैं साइंस लूं, भविष्य में डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, या मैं किसी भी जैसे कृषि अधिकारी या मैं कहूँ किसी भी वैज्ञानिक बनूं। ये सबकी तमन्ना होती है। उम्मीद करता हूँ आपके भी दिमाग में ये होगा कि साइंस लें। अब देखो होता क्या है, जब स्टूडेंट साइंस की क्लास में आता है तो वो बड़ी उम्मीद के साथ आता है कि मैं कल को डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ये चीज अपने को ध्यान, आपको उम्मीद के साथ आना है। अब अपने को बात ये करनी है कि साइंस जब आपने चुनी है तो कौन कौन से सब्जेक्टों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, कौन कौन से बुक हैं उनके बारे में आपको जानना है। तो देखो, साइंस में मुख्य रूप से हम बात करें, साइंस है उसमें जो मेनली 2 बुक तो अपनी कंपलसरी होती हैं, जो चाहे साइंस रहे, चाहे आर्ट्स रहे, चाहे कॉमर्स रहे, चाहे एग्रीकल्चर रहे, सभी में क्या है, 2 बुक तो कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश। 2 बुक तो क्या अपनी कंपलसरी है, कौन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। अब इसके बाद में 2 बुक के बाद में अपने पास आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी वो तो अनिवार्य है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब ऑप्शनल की अपनी इच्छा कौन से सब्जेक्टों में है, तो ऑप्शनल सब्जेक्टों के रूप में साइंस में हम एक तो पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, एक तो अपना चलता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। एक तो आपको पढ़ाया जाएगा भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा, एक अपना रहेगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट अपने क्या है, ये दोनों 2 तो हो गए, पहला भौतिक विज्ञान हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, रसायन विज्ञान। अब देखो अपने पास बात आती है, इसके बाद में 2 सब्जेक्ट ए और बी। ए में मैं कहता हूं जीव विज्ञान, जिसको हम अपनी भाषा में बायोलॉजी बोलते हैं, ये तो जीव विज्ञान हो गया। इधर दूसरा बी हो गया गणित। अब देखो अपने बात ये है कि आपको करना क्या है, मैथ्स लेनी है या फिर बायोलॉजी लेनी है। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो आपको जीव विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो ये नहीं, ये पढ़नी पड़ेगी। कहने का अभिप्राय, ये 2 सब्जेक्ट तो दोनों में पढ़ने पड़ेंगे, चाहे बायोलॉजी और चाहे मैथ्स। जो भी आपने जो विषय चुना उनमें दोनों में क्या है, भौतिक और रसायन, तो दोनों में सेम रहेंगे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
इसके बाद में एक ऑप्शन जीव विज्ञान का, जिससे डॉक्टर या मेडिकल लाइन आती है, इधर आती है इंजीनियरिंग लाइन आती है। ये तो कौन होता है? मेडिकल लाइन, जिनका चुनाव या जिनकी रुचि मेडिकल लाइन में है वो तो इस विषय का चुनाव करते हैं, और जिनकी रुचि है वो इंजीनियरिंग लाइन यानी तकनीकी संबंधित है वो इस विषय का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो हम बात करेंगे, हमें जो बात करनी है वो अपने लिए जो अपना सब्जेक्ट है हम किसकी बात करेंगे? हम कोई किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान की बात करेंगे। बाकी अदर सब्जेक्टों के बारे में अलग टीचर्स के द्वारा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, दोबारा देख सुन लो। पहले दो सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद में आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। फिर आपको जैसा आपने चुनाव किया है, जैसे आपने बायोलॉजी का चुनाव किया है तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपने मैथ्स का चुनाव किया है तो आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अभी इतना के बाद में अपने को जो मेरे को जो बात करनी है, यानी मेरे द्वारा आपको जो चीज समझाई वो है रसायन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अगर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की बात करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होती है, या मैं ऐसा कह दूं रसायन विज्ञान की परिभाषा, इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, अपने सिलेबस में क्या क्या है, अपने सिलेबस में क्या क्या इनके बारे में दे रखा है, ये चीजें अपने को जानना है। क्लियर? तो देखो चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन सब्जेक्ट हमने जो बात कही उसमें से हमने कहा रसायन विज्ञान की चर्चा करते हैं। अपना है रसायन विज्ञान। देखो सबसे पहले कई दफा स्टूडेंटों से पूछ लिया जाता है कि रसायन विज्ञान अंग्रेजी में क्या है। रसायन विज्ञान का नाम अंग्रेजी में, इसको जनरल में हम बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं ना? केमिस्ट्री बोली जाती है, केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का अर्थ तो वैसे होता है रसायन शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है, और रसायन विज्ञान का अर्थ होता है केमिकल साइंस। ठीक है, रसायन विज्ञान का अर्थ होता है केमिकल साइंस, और केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र। तो अपने बात करेंगे वो हम बात करेंगे रसायन शास्त्र की बात करेंगे, रसायन विज्ञान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान की बात हमें करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान की बात हमें करेंगे। अब देखो अपने को सबसे पहले बात आती है कि ये रसायन विज्ञान शब्द है, केमिस्ट्री शब्द है, उसका निर्माण या उसके जो नाम है वो विचार में कैसे आया, उसका नाम है ये क्यों रखा गया, इसका क्या अभिप्राय, इस नाम का क्या मतलब है, ये हम जान लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जाने इससे पहले हम बात करें कि देखो होता क्या है कि अपने पास हम बात करें कि एक देश है, मिस्र देश है। कौन सा देश है? मिस्र देश है। मिस्र देश को लैटिन भाषा में, यानी मिस्र शब्द है, मिस्र देश है, उस मिस्र शब्द को लैटिन भाषा में कीमिया कहा जाता है। मिस्र को, यानी जो मिस्र है इसको लैटिन वर्ड इसका क्या है? कीमिया है। क्या नाम है इसका? लैटिन नाम क्या है? कीमिया है। और इस कीमिया शब्द से ही उत्पत्ति किसकी होती है? केमिस्ट्री की होती है। यानी कीमिया शब्द है, उसी से क्या बनता है? केमिस्ट्री बनता है। अपने से पूछा जाए कि केमिस्ट्री शब्द कहां से आया, तो आप कहोगे लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का एक शब्द है, या मैं बोल दूं ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो है कीमिया। क्या कौन सा शब्द है? कीमिया है। और इस कीमिया से किसका कौन सा शब्द आया है? केमिस्ट्री शब्द आया है। किससे आया है? कीमिया शब्द से क्या आ गया? केमिस्ट्री आ गया।
क्लियर? आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से भी, लेकिन शब्द क्या है कीमिया, इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मिश्र देश है, और इस मिश्र शब्द का लैटिन नाम क्या है कीमिया, और कीमिया से क्या बन गया केमिस्ट्री बन गया। इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है, इस कीमिया शब्द का अर्थ ध्यान देना, इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है काले रंग, काले रंग की मिट्टी या फिर आप बोलोगे चूड़ियां। किसका शब्द है, कौन से शब्द का अर्थ है, कीमिया शब्द का अर्थ। इस कीमिया शब्द का जो अर्थ है वो है काले रंग की मिट्टी या फिर चूड़ियां। अधिकांश जगह क्या है चूड़ियां शब्द पढ़ा था, कई जगह कहा था मिट्टी भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अपने को जो बात करनी है वो ये करनी है बेटा, आपको क्या बात करनी है, आपको ये जानना है कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई उसके बारे में जानना है। तो उत्पत्ति के लिए हमने कहा मिश्र देश है, मिश्र शब्द है, इसको लैटिन भाषा में कीमिया कहा गया है। कीमिया से किसका निर्माण हुआ, केमिस्ट्री का हुआ। और अब हम बात करेंगे इस कीमिया शब्द का अर्थ क्या है। इस कीमिया शब्द का अर्थ क्या है, तो कीमिया शब्द का अर्थ होता है काले रंग की मिट्टी या काले रंग की चूड़ी। कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है, काले रंग की मिट्टी या फिर क्या होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई अपनी केमिस्ट्री का जनरेशन या केमिस्ट्री शब्द के बारे में बात होगी। आपसे सवाल पूछे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब बात हम करेंगे कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान की परिभाषा, अपने से सवाल पूछा जाए कि रसायन विज्ञान की परिभाषा बताओ। सबसे पहले ध्यान देना, रसायन विज्ञान है ये, इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे, परिभाषा का अर्थ क्या है। तो हम सबसे पहले कहेंगे विज्ञान, ये क्या है विज्ञान है। और अपने से पूछा जाए विज्ञान की परिभाषा, बेटा आपने 10वीं क्लास तक विज्ञान की परिभाषा अच्छी तरह से जान चुके हैं, आपको विज्ञान की परिभाषा अच्छी तरह से आती होगी। उम्मीद कर रहा हूं, मुझे आपका पूरा विश्वास है कि आपको विज्ञान की परिभाषा सही आती होगी। क्या क्या परिभाषा है, आप क्या कहोगे, प्रकृति जो नेचर है वो प्रकृति के क्रमबद्ध सुनियोजित प्रयोगों द्वारा, प्रकृति के क्रमबद्ध सुनियोजित प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान, प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी अपने से कोई परिभाषा पूछे, विज्ञान की परिभाषा तो आपको आ रही है, लेकिन फिर भी आप सुन लें परिभाषा क्या है, प्रकृति का क्रमबद्ध सुनियोजित व प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान, प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा, विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान की परिभाषा होने के बाद में अपने को बात करनी है रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा है, विज्ञान की वह शाखा, ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संगठन, जिसमें पदार्थों का संगठन, पदार्थों का क्या है संगठन यानी कंपोजिशन, कोमा संरचना, यानी क्या लिखा आपने, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संगठन, कोमा संरचना, कोमा गुण धर्म रूपांतरण,
उपयोगों का एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है बेटा, ध्यान देना, परिभाषा एकदम सिंपल सी है। क्या? विज्ञान की वह शाखा, या तो ऐसा बोल दो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संगठन, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, उसका संगठन क्या है, उसकी मूल इकाइयां क्या है, पदार्थों का संगठन कोमा संरचना, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना कैसे कैसे बने हुए हैं, वह गुणधर्म रूपांतरण, गुण यानी उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण हैं, उनमें कैसे रूपांतरण होता है, रूपांतरण एवं उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? रसायन विज्ञान कहा जाता है। इस डेफिनेशन क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संगठन कोमा संरचना कोमा गुणधर्म रूपांतरण एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमने लिखा पदार्थों का संगठन, पदार्थों की संरचना, पदार्थों का गुणधर्म रूपांतरण एवं उपयोग। पदार्थों का संरचना क्या है, पदार्थों की उनका संगठन क्या है, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अपने पास हम बात करेंगे कि संगठन या अपने संरचना की बात करें तो पदार्थ हैं, जो पदार्थ हैं पदार्थ जो हैं उनका अगर संगठन देखें तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है। अगर संगठन देखा जाए तो क्या कहेंगे कि पदार्थ का संगठन है, या कहें संगठन में क्या होगा, परमाणु या अणु मौलिक कण है या मौलिक अवयव है, मूल या मौलिक अवयव है, अतः है इसे परमाणु या अणु की विज्ञान भी कहा जाता है। अतः इसे क्या बोलेंगे? परमाणु व अणुओं की विज्ञान भी कहा जाता है। देखो ये जनरल इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का, हमने परिभाषा जान ली। परिभाषा मतलब हमने कहा पदार्थ का जो संगठन है उसका जो मूल अवयव है उसके परमाणु या अणु है। संगठन का मतलब पदार्थ है वो मुख्य रूप से या तो परमाणु से मिलकर बना है या अणु से मिलकर, हालांकि मूल इकाई तो क्या है, परमाणु है जो अविभाज्य कण है। लेकिन हमने क्या कहा, पदार्थों का संगठन में परमाणु या अणु मौलिक अवयव है, मूल यानी मूल इकाई या मौलिक यानी मुख्य आधार है। अतः इस विज्ञान को क्या करेंगे, परमाणु व अणुओं की विज्ञान कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, परमाणु व अणुओं की विज्ञान कहा जाता है। इसे कई बार पूछ लेते हैं परमाणु व अणुओं की विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दोगे रसायन विज्ञान को कहा जाता है। किसको कहेंगे, रसायन विज्ञान को कहा जाता है। आप क्या कहोगे कि परमाणु व अणुओं की विज्ञान किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान को कहा जाता है। देखो ये तो बात हो गई अपनी। अब देखो सिंपल सी बात है, जो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान अपने दैनिक जीवन में डेली यूज आती है। दैनिक है हम कहें कि
सुबह उठते हैं वहां से लेकर सोने तक या सोने के पश्चात भी रसायन विज्ञान इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अगर रसायन शब्द अपनी लाइफ से हटा लिए जाए, यदि रसायन शब्द अपनी लाइफ से हटा लिए जाएंगे तो अपनी लाइफ है वो असंभव है। अपनी लाइफ क्या है? असंभव है। या मैं ऐसा कह दूं कि अपने पास हम बात ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में हमने ये कहा पदार्थ का संगठन में परमाणु या अणु मौलिक अवयव है, अतः इसे परमाणु व अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु व अणुओं का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसके बाद में अपने से पूछा जाए कि इतनी बातें करने वाला वैज्ञानिक कौन था, या मैं ऐसा कह दूं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, पिता यानी रसायन विज्ञान के पिता, मैं लिख दूं फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के पिता में रसायन विज्ञान के पिता में। अब ये कौन आ गए? रसायन विज्ञान के पिता में कौन है? रसायन विज्ञान के पिताजी कौन है? रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? इसके लिए याद रखना, रसायन विज्ञान के पिता में है एक वैज्ञानिक आता है लेवोसियर। ये भी अपने को आना चाहिए कि कौन है रसायन विज्ञान का पिता का। आप क्या याद रखोगे? लेवोसियर। क्या है? लेवोसियर। अब देखो हमने क्या लिखा? रसायन विज्ञान का पिता में कौन है? लेवोसियर। अब ये लेवोसियर है वो पूरे वर्ल्ड के रसायन विज्ञान का पिता में है, यानी रसायन विज्ञान का पिता में पहला यही था। लेकिन अपने से कहा आधुनिक भारत की केमिस्ट्री का पिता में कौन है? अपने इंडिया यानी आधुनिक भारत है मैं रसायन विज्ञान का पिता में कौन है, यानी कहने का अभिप्राय। अगर अगला बिंदु अपने से पूछा जाए कि आधुनिक भारत या आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान का पिता, या आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का पिता, रसायन विज्ञान का पिता में, अब ये कौन आ रहा है? अब तो इसमें ध्यान देना कि भारत का है, भारतीय जो विज्ञान है रसायन विज्ञान है उसका पिता है वो क्या होगा? भारतीय होगा। तो इसमें जो है क्या नाम है? प्रफुल्ल चंद्र। प्रफुल्ल चंद्र इसका क्या है? आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का पिता में कौन है? प्रफुल्ल चंद्र। आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का पिता में कौन है? प्रफुल्ल चंद्र। इस वैज्ञानिक का नाम क्या? भारतीय था। हालांकि महर्षि कणाद था वो भी भारतीय वैज्ञानिक था। महर्षि कणाद परमाणु के बारे में बताने वाला था, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था वो महर्षि कणाद था। वो बात हम आगे जाना है, लेकिन अभी हमें यहां जाना है। पहले जाना रसायन विज्ञान का पिता, पहले तो क्या जाना? रसायन विज्ञान का पिता। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? आप कहोगे लेवोसियर। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवोसियर। फिर आप कहोगे आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का पिता, आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का पिता। आप उसके इस दौरान आप कहोगे इस वैज्ञानिक का नाम है प्रफुल्ल चंद्र, ठीक है। अब देखो इस प्रफुल्ल चंद्र ने एक बुक लिखी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ, क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। किसने लिखी थी बुक? याद रखना, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री बुक किसने लिखी थी? प्रफुल्ल चंद्र ने लिखी थी। इसने क्या बताया इस बुक में? इसने ये कहा कि हर समय रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का पिता प्रफुल्ल चंद्र। इसने कौन सी बुक लिखी? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। कौन सी बुक लिखी? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। क्या लिखा इसने? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखा। और देखो इसके अलावा और अनेक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा
सभी ने एक बात कही कि जो केमिस्ट्री है वो अपने दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। केमिस्ट्री है वो दैनिक जीवन में क्या है, जरूरी है। जब तक केमिस्ट्री ना रहेगी तब तक क्या है, दैनिक जीवन में अपना संभव नहीं है। क्लियर? तो देखो हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य इंसान, सामान्य मानव, या अपनी बात कर लें, हम जब स्टार्ट होते हैं और हमारा एंड होता है वहां तक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। जैसे हम सुबह उठते ही पानी, शुद्ध पानी चाहिए, वहीं से केमिस्ट्री चालू। पानी चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, अपने पास इसी प्रकार से हम कहें नहाने के बाद में जेल चाहिए, लिपस्टिक है। इसके अलावा मैं ऐसा कह दूं कि परफ्यूम है उसकी बात करें, या ऐसा है खाने में भी बात करें तो उसमें भी CHO आता है। यानी कहने का अभिप्राय प्रारंभ हुए और एंड तक वापस होते हैं वहां तक भी क्या है, अपने केमिस्ट्री ही चलती है। हर पोजीशन में, हर समय अपने साथ क्या है, केमिस्ट्री रहती है। अगर अपनी लाइफ में से केमिस्ट्री को हटा दिया जाए, अगर अपने जीवन में से रसायन को हटा दिया जाए तो अपना जीवन संभव नहीं है। अपना जीवन संभव नहीं है, हम जी नहीं सकते जहां रह रहे हैं। जैसे मान लो हम मकान भवन में रह रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री की रह रहे हैं। इसी प्रकार से हम कहें खाना खा रहे हैं, केमिस्ट्री दे रहे हैं। हम बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या है किसी उपकरण के द्वारा जांच की, जांच करके अपने को ट्रीटमेंट लिखा, वो औषधियां लिखी, वो औषधि भी क्या है, केमिस्ट्री है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, सभी बातों को एक जगह जोड़कर ये कह दिया जाए कि नो लाइफ पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, या मैं ऐसा कह दूं लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि लाइफ is not possible without chemistry। यानी केमिस्ट्री के बिना जीवन संभव नहीं है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जब तक नहीं है तब तक अपना जीवन संभव नहीं है। जब हमारे जीवन से केमिस्ट्री हटा ली जाएगी, चाहे कोई भी रहे, XYZ कोई भी मनुष्य है, उसके जीवन से आप केमिस्ट्री हटा लो, उसके जीवन से रसायन हटा लो, रसायन हटा लिया गया तो उसकी जिंदगी नहीं है, वो अपना जीवन नहीं जी पाएगा। इस सिचुएशन में अपना जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए कहा गया लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। या ऐसा कहा जाए, इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वो है नो लाइफ is possible without chemistry। No life is possible without chemistry। एक ही बात है, ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है और ऐसे लिखेंगे, दोनों का सारांश एक ही है, एक ही अर्थ है कि केमिस्ट्री के बिना जीवन संभव नहीं है। केमिस्ट्री के बिना जीवन संभव नहीं है। जब तक केमिस्ट्री है तब तक ही हम हैं, वरना केमिस्ट्री के बिना हम संभव नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि अपने को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। अपनी लाइफ का, अपने जीने के ढंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसा कह दूं कि सबसे सरल सब्जेक्ट है। पढ़ेंगे तो सरल है, वरना सबसे हार्ड है। कैसे? केमिस्ट्री की पहचान कि डेली पढ़ो, चाहे पढ़ लो कम लेकिन उसे डेली पढ़ो। डेली पढ़ोगे तो ही केमिस्ट्री है, तो ही साइंस है, वरना साइंस अपने को साथ लेकर नहीं चलेगी। आपको साइंस के साथ चलना पड़ेगा। साइंस किसी को साथ लेकर नहीं चलती है, साइंस के साथ अपने को चलना पड़ता है। जब हम उनके साथ चल पड़ेंगे तो सक्सेस है, वरना अगर हम चाहें कि साइंस अपने को साथ लेकर चले तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। इसमें हम पिछड़ जाएंगे और उसका रिजल्ट अपने सामने आ जाएगा कि हम कैसे हम अपने जो परसेंटेज है उनको बनाए रखेंगे या नहीं बना रखेंगे। अब इतनी बात हो गई
इतनी बातें हमने खूब जान ली, तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, केमिस्ट्री की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो जनरल वे में मैं बात कर लेता हूं वो शाखाओं की। तो हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो केमिस्ट्री की शाखाएं हैं वो 4, हालांकि ज्यादा भी हैं, लेकिन देखो हम लिखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाखाएं कौन कौन सी है। देखो सबसे पहली शाखा है, मैं ऐसा कह दूं जिन शाखाओं का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, जिन ब्रांचेज का नाम ज्यादा यूज लिया जाएगा, जिनका हम बार बार ये कहेंगे ये इस सब्जेक्ट का, इस शाखा का टॉपिक है, ये इस इनऑर्गेनिक का है, ये ऑर्गेनिक का है, ये फिजिकल का है, ये मेडिसिन का है, मेडिकल साइंस का है, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है, ये मैं कहूँ जियोग्राफी का है, ये जियोलॉजी का है, ये सब हम कहेंगे रसायन विज्ञान की शाखाओं में रखा जाएंगे। यानी रसायन विज्ञान की जो मूल शाखाएं हैं उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बात अकार्बनिक रसायन। कौन सी रसायन होता है, अकार्बनिक रसायन। सबसे मूल जो शाखा है वो है अकार्बनिक रसायन। पहला इनऑर्गेनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या हो गया, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तीसरा भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। देखो मूल तो ये 3 हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल। देखो अपने जो सिलेबस में मूल तो 3 चलती है, इन 3 शाखाओं का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये और ये दोनों साथ में चलती है, अकार्बनिक और फिजिकल है वो दोनों साथ में रहेंगी, और कार्बनिक के साथ मेडिसिन साथ में रहेगी, या मेडिकल साइंस साथ में रहेगी, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वो साथ में रहेगी। तो ये 3 शाखाएं इंपोर्टेंट हैं, इन 3 के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा हम कहेंगे चौथे हम कहते हैं विश्लेषण, रसायन, 5 हम कहें तो फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल रसायन। फार्मास्यूटिकल रसायन है, जियोलॉजी है, मिट्टी से संबंधित वो है। ये खूब सारी क्या है इसकी शाखाएं हैं। यानी इन सभी शाखाओं में हम क्या करेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में ही विस्तार से जानना प्रारंभ करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय था कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसका नाम है, इसका पिता कौन है, इंडियन केमिस्ट्री के पिता कौन है, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि केमिस्ट्री अपने दैनिक जीवन में कितना अहम योगदान निभाती है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको। ये सब बातें हम बात करें कि हमने जनरल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में बात की है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे, इसमें जो मुख्य बात है वो हम पढ़ेंगे, वो क्या है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पदार्थ के बारे में बात करें इससे पहले मैं बता दूं कि अपने जो 11वीं का सिलेबस है, 11वीं का सिलेबस जो 11वीं क्लास है उसमें एनसीईआरटी फिर से लागू कर दी गई है। एनसीईआरटी किताबें फिर से लागू हैं। दूसरी बात बता दूं, एनसीईआरटी की बुक एक ऐसी बुक है जिसमें
सटीक तथ्य होते हैं, नो मिस्टेक। हम किसी भी एग्जाम में बैठे तो एनसीईआरटी को ही सर्व माना जाता है। एनसीईआरटी की बुक के जो आंकड़े हैं, जो डाटाज हैं, उनको ही सही माना जाता है। अगर बुक से कंपैरिजन करके देखें तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी में लैंग्वेज बहुत इजी है, इसलिए ध्यान दे रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में यानी अपने इन भविष्य में अपने पास कोई कंपटीशन दे तो 11वीं की एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं का सिलेबस हर कंपटीशन एग्जाम में 60% आता है। कितना परसेंट आता है? 60% आता है। और सीनियर का ओनली 40% आता है। चाहे अपने वहां पर नीट हो, चाहे वहां पर आईआईटी हो, चाहे अपने पास नीट आईआईटी रहे, इसके अलावा कहीं और भी इंजीनियरिंग एग्जाम है, मेडिकल लाइन की एग्जाम है, उन सब में क्या आता है? 60% ज्ञान और 40% 12वीं आती है। ठीक है, इंपोर्टेंट कौन सी क्लास होगी? 11वीं क्लास इंपोर्टेंट है। तो हमें अपने जो 11वीं क्लास की केमिस्ट्री है, टोटल उस पूरी केमिस्ट्री को हम 14 चैप्टरों में 14 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। टोटल क्या है? 14 चैप्टर है। 14 चैप्टरों में अपनी पूरी केमिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। वो 14 चैप्टर कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैं एक बार आपको सिलेबस बता देता हूं कि क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद में हम एक चैप्टर लेंगे और उसके बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर ले पहले सिलेबस की। जो रसायन विज्ञान है 11वीं क्लास में, उसको टोटल कितने चैप्टर में डिवाइड किया? 14 चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, या मैं ऐसा कहूं रसायन विज्ञान या रसायन की बोल दो, या रसायन विज्ञान की बोल दो। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणाएं पहला चैप्टर था, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, या धारणाएं बोल रहे हैं, अवधारणाएं बोल दो। ठीक है, दूसरा अपने पास चैप्टर संख्या 2 है, एटम स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। दूसरा चैप्टर कौन सा था? परमाणु संरचना है, जिसमें परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, कुछ कौन से मुख्य मौलिक कण होते हैं, कौन से दूसरे मौलिक अन्य मौलिक कणों में आते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा लेसन है, वो है तत्वों का वर्गीकरण की गुणों में आवर्तिकता। ठीक है, तो क्या है? तत्वों का वर्गीकरण का गुणों में आवर्तिकता। ठीक है, तत्वों का गुणों में वर्गीकरण और आवर्तिकता, या तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिकता, ये बात है। चौथा लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है, रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अपना लेसन का नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचनाएं। रासायनिक आबंधन या आबंध, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। क्लियर? इसके बाद में लेसन संख्या 5 है, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ की अवस्था, या द्रव्य की अवस्थाएं बोल दो तो क्या बोलेंगे? द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, उसका नाम है उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स।
उष्मा गतिकी के बारे में ध्यान देंगे। इसके बाद में चैप्टर संख्या 7 है, उसके में हम पढ़ेंगे रासायनिक साम्य बोलते हैं या फिर बोलेंगे साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पढ़ेंगे। इसके बाद में सेकंड भाग चालू होता है, उससे पहला है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। पहला कौन सा पढ़ेंगे? रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी हम कहें कि रासायनिक जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो कौन कौन से वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो अपना अगला लेसन है वो है हाइड्रोजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बाद में अगला जो चैप्टर अपना आता है एस ब्लॉक, इसके अलावा पी ब्लॉक हम बात करेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट के तत्व है, उसके बाद में हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व है, और अब यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाती है। वो है कार्बनिक रसायन की मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी, यानी कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी यानी विधियां। इसी प्रकार से इसके बाद में आता है हाइड्रोकार्बन और लास्ट में आता है उसका नाम है पर्यावरण रसायन। ठीक है बेटा, ये अपने टोटल क्या है अपनी बुक में पूरा सिलेबस अपना क्या है, पूरी बुक को यानी जो अपना जूनियर क्लास की बुक है केमिस्ट्री उसको टोटल 14 लेसनों में डिवाइड या 14 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है, या मैं ऐसा कह दूं कि 14 चैप्टर है उनमें डिवाइड कर रखा है। 14 चैप्टर इस प्रकार से है, पहला रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, दूसरा परमाणु संरचना तीसरा तत्वों का वर्गीकरण गुणों में आवर्तीयता, चौथा रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, फिर अपने पास आता है द्रव्य पदार्थ की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं, फिर उष्मा गतिकी आता है और साम्य अवस्था, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे, फिर हाइड्रोजन की बात करेंगे, फिर एस ब्लॉक की बात करेंगे, फिर पी ब्लॉक की बात करेंगे, फिर कार्बनिक रसायन है उसके मूलभूत सिद्धांत पढ़ेंगे, और फिर हाइड्रोकार्बन लास्ट में क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण रसायन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज की इस क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की केमिस्ट्री के लिए, और इसके अलावा सिलेबस की बात की है। ठीक है, अगली क्लास में आप क्या करेंगे, किसी भी एक चैप्टर को लेंगे और उसको विस्तार से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, थैंक यू।